नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट, इसके ऊपर आप कह सकते हैं चाहे पब्लिक में हो या प्रायोरिटी पैनल जो ग्रुप है वहाँ से जो सवाल आ रहे हो, सभी जगहों पे एक कॉमन स्टॉक का नाम आ रहा था, राजेश एक्सपोर्ट। और आज अगर आप राजेश एक्सपोर्ट को देखेंगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वापस से स्टॉक 350 रुपये के भी नीचे आ चुका है दोस्तों। उसके नीचे भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम्स तो बहुत ज़्यादा भयंकर हैं। तो ऐसे में निवेशक ये पूछ रहे थे, या कह सकते हैं प्रायोरिटी पैनल में जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार के आ रहे थे, जहाँ पे अगर आप तमाम सवालों को देखेंगे तो जो कंक्लूजन निकलेगा क्वेश्चन का वो ये है कि आखिर अब राजेश एक्सपोर्ट में क्या करें। क्या राजेश एक्सपोर्ट में अब अपने जो लॉस हुए हैं उसे एक्सेप्ट कर लें और एग्जिट कर जाएं? क्या यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, या यहाँ पर कुछ एवरेज बन सकता है? इस स्टॉक में क्या हो गया है, कितनी गिरावट हो रही है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ना कुछ एक आप कह सकते हैं एक डिस्कशन करना ज़रूरी है। वो ये है कि अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि कभी भी आप कोई भी स्टॉक में, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खरीदने से पहले रिसर्च करें। अचानक से जब बड़ी गिरावट आ जाए, तमाम चीज़ें हो जाएं, तब ना करें, ठीक है? तब पैनिक मोड में मत आए। दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने जो भी पोर्टफोलियो आपका, उसमें कितना बड़ा प्रपोर्शन आप एक स्टॉक को देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजेश एक्सपोर्ट जैसे स्टॉक को दोस्तों कितना देना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड में, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ऑन एन एवरेज कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, मोर देन 5 to 7% उसे एलोकेट करना अपने पोर्टफोलियो में, रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ और इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, करना एक आप कह सकते हैं सुसाइडल मिशन हो सकता है अगर इसी प्रकार की कोई गिरावट होनी शुरू होती है। और राजेश एक्सपोर्ट में होनी शुरू हो गई है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप 5% 6% की आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में अगर इसे अपनी जगह देते, अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगा तो भी आपको कोई उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भैया बाकी के तो आपके जो स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी ही। तो ये जो लॉस है इसे शायद आप उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आप कह सकते हैं ट्रेडिंग के लिए लिए थे, आपका स्टॉप लॉस तो बहुत ऊपर होना चाहिए था, आपका तो तुरंत ही एग्जिट हो जाना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर आप निवेशित होने के लिए लिए थे, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे और आप जानते थे, क्योंकि देखिए रिजल्ट के बाद कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो गई हैं जो पहले नहीं थी। पहले भी इन्होंने कॉल नहीं की हुई है, पहले भी उनके ऊपर जो आप कह सकते प्रमोटर के ऊपर इश्यूज चल रहे हैं वो चल ही रहे थे। उससे पहले भी दोस्तों आप कह सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा बयान नहीं आया था। तो ऐसा तो नहीं है कंपनी ने कुछ गड़बड़ कर दी हो इस बार जो पहले उन्होंने नहीं की हो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप निवेश किए थे तो आपको पता होना चाहिए था भैया प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, Q2 के पहले बाद जो सरप्राइज़ आया है वो क्या आया है? अगर आप ध्यान देंगे राजेश एक्सपोर्ट के नंबर्स में दोस्तों, कंपनी का जो सेल है वो मोर देन 50% नीचे आया है, मोर देन 50%। EPS आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल से लगभग 12-12.25 रुपये के आसपास थी, वो घट करके 1.5 रुपये के आसपास आ गई है। राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी इतना ह्यूज नेगेटिव रिटर्न आपको दिखा रही है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्द है और ये वाकई में एक झटका देने वाला था। तो इसके लिए भी दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्वार्टरली नंबर्स से पहले अपनी पोजीशन को या तो हल्की कर लें, या क्वार्टरली नंबर्स के बाद जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उससे पहले आप सेल होकर के आराम से निकल जाइए। या अगर इस बात को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि भैया अगर कुछ नेगेटिव नंबर्स आते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं, तो वो कौन से लेवल से जहाँ पर मुझे एग्जिट कर जाना है, ये तमाम चीज़ें आपकी पहले प्लान हो जानी चाहिए ताकि आप इस प्रकार की पैनिक मोड में ना आए दोस्तों, ठीक है? और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट में अब जो हो रहा है, इसमें वही निवेशक आप कह सकते हैं पैनिक मोड में। देखिए, आप किसी को भी कह सकते हैं, मैं कह रहा कई निवेशक कहते हैं दोस्तों, कई निवेशक की बात कह रह सकते हैं, या मैं बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा था और वहाँ पर ये चर्चा चल रही थी कि भैया किसी ने कह दिया, किसी ने कहा था कि भाई ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ले लीजिए। लेकिन भैया उन्होंने ये भी तो कहा था, मैं समझ रहा हूँ अगर आप जान रहे हैं मैं किन की बात कह रहा हूँ, उन्होंने आप कह सकते हैं इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाया था और उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें बन रही थी कि भैया वो जो एक यूट्यूब चैनल वाले हैं उन्होंने ये कह दिया था, इसीलिए मैं फंस गया। नहीं मैं आपको बता दूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप
उनका नाम जान रहे हैं क्योंकि मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और मुझे भी याद है उन्होंने एक बार साफ कही थी, भैया अगर आप डर रहे हैं, आपका अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन 5% के आसपास का है, आपको कोई इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से अपना, आप कह सकते हैं अगर वो नीचे भी जाता है तो आपके पोर्टफोलियो में और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, गलतियाँ होंगी ही बाज़ार में, और गलतियों की जिम्मेदारी हमारी ही रहती है और किसी की नहीं रहती है। और इसीलिए दोस्तों, राजेश एक्सपोर्ट में जो हो रहा है, जो आप कह सकते हैं कंपनी ने जो कैश फ्लो के नंबर्स ही नहीं शो किए हैं इस बार। अगर आप इनके नंबर्स में, जो मैंने पहले बताया, कंसोलिडेटेड बेस में हो चाहे स्टैंड अलोन में, कैश फ्लो ही नहीं दिखाया उन्होंने, कंपनी ने। कोई क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से नहीं आ रही कि भैया इतनी भयंकर गिरावट क्यों हो रही है आपकी तरफ से, इतने सेल्स में अचानक क्यों गायब हो गए, ईपीएस इतने ज़्यादा क्यों गायब हो गए, कोई कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इश्यूज पहले भी थे। आप ट्रेड के लिए थे, आप स्टॉप लॉस लगा के आराम से निकल सकते थे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए थे तो आप क्वार्टरली नंबर्स से पहले हमेशा ये मेक श्योर कीजिए कि भैया क्या मैं, अगर यहाँ पे गिरावट होती है तो वो कौन से लेवल है जहाँ तक मैं सह सकता हूँ, उसके बाद आराम से निकल जाऊँगा। आपके पास तमाम चीज़ें थी। ठीक है, तो आप करें नहीं करें, इट्स अपॉन टू यू। और एक डिस्क्लोजर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये शायद लोगों को शॉकिंग लगे कि मैं, मेरी फैमिली मेम्बर राजेश एक्सपोर्ट में इन्वेस्टेड है, लेकिन वो प्रपोर्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो का तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो और ये मेरे बहुत, एक आप कह सकते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में से एक थी। तो बहुत ज़्यादा लेवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपोजर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इश्यूज़ पहले थे वो आज भी हैं। ठीक है, अब इस प्रकार की चीज़ों का क्या हो सकता है भैया, आप वेबसाइट में जाके लिखिए, उनके जो कह सकते हैं जो संबंधित अधिकारी हैं उनको मेल कीजिए कि भैया आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें मुझे लगता है सेबी को भी संज्ञान लेना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये प्रकार की जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा एक अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। और रीज़न जैसे मैंने पहले बताया, जब मैंने इसके क्वार्टरली 2 के नंबर्स आपके साथ पेश किए थे, उसका थंबनेल ही मैंने डाला था कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या सब कुछ खत्म हो गया है। और देखिए जिस तरह से गिरावट हो रही है वो दिख ही रहा है कि हाँ सब कुछ शायद खत्म हो चुका है, और बिग वाली अनप्रेसिडेंटेड रूप में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेंगे तो आप पाएंगे कि जो रिटेल निवेशक हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ा ली है। ठीक है, लेकिन बट मैं यही कहूँगा, जो चीज़ें अभी हो रही हैं, क्या ये क्वार्टरली से पहले, रिजल्ट से पहले नहीं हुई थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसमें लॉस खा रहे थे, आपको एक अपना एक जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो पता होना चाहिए, आपको चुपचाप से स्टॉक से निकल जाना चाहिए था। ठीक है, अगर राजेश एक्सपोर्ट में अगर आप देखेंगे बिजनेस वाइज क्या चल रहा है, देखिए क्लैरिटी नहीं है इसमें, तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। राजेश एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता है, हमें क्लैरिटी नहीं है, मैनेजमेंट की तरफ से कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। अचानक से आप इस तरह से कैसे चले गए, इतनी ज़्यादा सेल्स आपकी कैसे चले गई, कहीं से कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ के ही परे हो रहा है। और इतनी, और देखिए राजेश एक्सपोर्ट में आपको अगर एक और चीज़ याद हो तो इनको ये लिथियम आयन बैटरी की आप कह सकते हैं फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ये आपको अगर याद नहीं हो बता दूं, आप सर्च कीजिएगा राजेश एक्सपोर्ट प्लस लिथियम आयन बैटरी, तो लिथियम आयन बैटरी भी लगाने वाले थे। वो चीज़ों भी बड़े एक्साइटेड थे निवेशक। तो देखिए मैं यही कह रहा हूँ, अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो आपको ये सब चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। अगर आप इसमें पैसे लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे थे, तो फिर तो आपको स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए था। ठीक है, हाँ एवरेज कर रहे हैं, मैं बता दूं, मैं तो बिजनेस लाइन में एक चीज़ पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ पे 355 का एक ह्यूमंगस सपोर्ट बताया गया है। और वहाँ तो यहाँ तक लिखा गया है अगर 355 टूटता है, ठीक है 355 टूटता है, तो फिर सीधा आपको ये स्टॉक 200 रुपये, जी हाँ मैं आपको बताता हूँ 200 रुपये की वहाँ बात कही जा रही है कि स्टॉक सीधा 200 रुपये भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और देखिए तमाम चीज़ें, देखिए पैसे हैं ये, आप जो अपने पैसे गाढ़ी कमाई उसे अगर खरीद रहे हैं कुछ स्टॉक को, तो निवेश से पहले पढ़ें, अपना रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल जाने और आराम से निकल जाए। और यही बात इसीलिए कही जाती है कि कोई भी कितना भी बुलिश स्टॉक दिख रहा हो, कितना भी अच्छा स्टॉक दिख रहा हो, दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पहला, क्वार्टरली नंबर से पहले प्लीज़ जान ले कि अगर स्टॉक में कोई बहुत नेगेटिव आती है, उसमें गिरावट होती है, कौन से वो लेवल्स हैं जहां आपको आराम से निकल जाना है, जहां आपको अपना स्टॉप लॉस काट लेना है, भले ही वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हो। दूसरा दोस्तों, खरीदारी से पहले रिसर्च करें,
क्योंकि खरीदारी के बाद रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं होता। फिर आप ब्लेम गेम में फंस सकते हैं कि भैया उसने कह दिया, उसने कह दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे लॉस आपका है, पैसे आपके हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिएगा। आप कहीं से भी कोई भी खरीदारी करें, मैं हमेशा कहता हूँ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें, बहुत सारी चीज़ें पढ़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ें। और राजेश एक्सपोर्ट की एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पेश नहीं की है पिछले साल की, आप इसकी वेबसाइट में जाके देखें। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है अचानक से, पहले तेरे अभी निकाल दिए, इन्होंने कभी सबमिट ही नहीं की। तो ऐसा देखिए ये बहुत सारी चीज़ों में बचे चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई इन्हें फाइन नहीं, कहीं से कुछ सवाल जवाब नहीं हो रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, ये एज अ इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि भैया कभी भी कोई भी खरीदारी करें, रिस्क रिवॉर्ड को अपना समझें, अपने पोर्टफोलियो में किस प्रकार का प्रपोर्शन देना है ये ज़रूर रखें। तो मुझे लगता है जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्होंने जो सवाल किया था उनका जवाब मिल चुका होगा। आपका कोई और सवाल हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई और सवाल हो तो आप प्रायोरिटी पैनल को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिप्लाई मिलेगा दोस्तों, और आपके सवाल भी इसी प्रकार के जवाब मैं वीडियो बना करके देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।